विमला की 4 बेटियां पढ़ी लिखी थी, लेकिन 3 जॉब करती थी। एक बेटी जो नौकरी नहीं करती थी, उसकी शादी गरीब घर में हो गई। जब विमला के घर कोई फंक्शन होता तो नौकरी वाली तीनों बेटियां जानबूझ के माँ पर खूब पैसा खर्च करती और छोटी बेटी यह दृश्य देखकर अंदर ही अंदर रोती। जब विमला के बेटे की शादी थी तो सब बहनों ने भाई को अंगूठियां पहना दी ताकि गरीब बहन और बहनोई की बेइज्जती हो सके। लेकिन अचानक सब दंग रह गए जब गरीब बहन और बहनोई ने आज रविवार का दिन था। 10 बज रहे थे, लेकिन घर में असाधारण खामोशी थी। विमला की बड़ी 3 बेटियां आज छुट्टी के कारण अभी तक अपने कमरे से ही ना निकली थी। सिर्फ छोटी सुधा ही थी जो घर के काम करती फिर रही थी। सुधा, जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बना, आज मैं छुट्टी का दिन भरपूर इंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले लोगों के लिए छुट्टी क्या चीज होती है। कमरे में से शीतल बाहर निकलती जो उसने आदेश जारी किया। पीले रंग का सूट, डाई किए हुए बाल और चमकती त्वचा। वह अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। सुधा उसे देखते रह गई। उसकी सांवली रंगत ठीक देखभाल न होने के कारण वैसे ही काली हुई जा रही थी। सारा दिन वह घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, खुद पर ध्यान देने का समय ही कहाँ मिलता था। खामोशी से वह किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसकी बाकी दोनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थी और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थी। सुधा के हाथ तेजी से चल रहे थे, खुद वह सिर्फ मैट्रिक पास थी। भगवान ने दिमाग के बस इतना दिया था कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने उसके ऊपर खर्च करना अच्छी भी न समझा। सुधा को याद था कि उसने शीतल से कहा था कि वह पढ़ना चाहती है। क्या करोगी पढ़कर? पहले 2 बार फीस बर्बाद करवा दी, और वैसे भी हम तीनों नौकरियां कर तो रही हैं। छोटा सुमित अभी पढ़ रहा है। तुम घर के कामकाज कर लिया करो। माँ घर में अकेली होती है, हमें भी तो आपस आने पर खाना बना हुआ चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन बनाएगा? शीतल ने मुंह बनाते हुए कहा था, और सुधा का दिल वहीं टूट गया। वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक शानदार नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बाकी तीनों बहनों का विचार था कि उसे घर के कामकाज करने चाहिए। सुधा ने भी खामोशी से हामी भर ली थी। वैसे भी बिमला बूढ़ी हो चली थी। एक विधवा का लंबा जीवन काटने के बाद बच्चों को अकेले परवरिश करते करते वह थक चुकी थी। सुधा ने हलवा पूरी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वहाँ भाई, यह घर में रहने वाली लड़कियों के भी खूब मजे होते हैं। अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कैसा होता है। शीतल से छोटी निक्की सुधा को देखते हुए कह रही थी। वह खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी उसने एक ही कोर लिया था कि उसे शीतल ने उठा दिया। यह चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके ले आओ। वह खामोशी से उठ गई। उसकी चाय गर्म करके लाई तो निक्की मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो यह हलवा पूरी पसंद ही नहीं। अरे पता नहीं कैसे बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। सुधा उल्टे कदम वापस किचन की ओर चली गई। उसका अंडा पराठा कब बनाकर लाई तो सुमित उठकर बैठा था। सारी बहनें उस पर प्यार लुटा रही थी। सुधा को भी वह बहुत प्यारा लगता था, लेकिन सुमित उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि उसका सारा ध्यान सिर्फ उन बहनों की ओर होता जो नौकरी करती थी और जिनके पर्स में हर समय पैसे हुआ करते थे। उस समय भी सुधा ने उसके साथ कुर्सी रखकर बैठना चाहा तो सुमित अचानक बोला, अरे यार तुम उठ जाओ, यहाँ से किचन में काम करके आई हो। लहसुन प्याज की बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से और इतने पसीने की दुर्गंध आ रही है। आओ शीतल दीदी, तुम मेरे साथ आकर बैठो। वह आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी गई हरकतें। शीतल एक अदा से मुस्कुराई और उठकर सुमित के बराबर आ बैठी, और जबकि सुधा शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पूरियां और चाय का कप सुधा के हिस्से में आया। अरे आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं शीतल को देखने के लिए। लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफ की है। बिमला ने अचानक बम फोड़ा तो सभी उधर देखने लग गई। शीतल भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातचीत करते रहे। पूरा दिन बिमला ने खूब सारे काम करवाए। सुधा को भी बहन की शादी की बहुत खुशी थी। उसने दिल लगाकर बहुत सारे पकवान तैयार किए। शाम के समय मेहमान आए तो शीतल गली में झांकने लगी। मेहमान किस गाड़ी पर आए हैं, मैं देखूं तो सही। आखिर मेरे ससुरालियों के पास कितनी बड़ी कार है। लेकिन गली में कार की बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर बिमला लड़के वालों के पास बैठी थी। मामूली सी शक्ल और सूरत का लड़का था, लेकिन दिखने में बहुत ही सीधा लग रहा था। लड़के के माता पिता भी अच्छे लोग लग रहे थे और प्यार से बार बार शीतल के बारे में बात करने लगते। क्या करता है आपका लड़का और कितना कमा लेता है, विमला ने पूछा तो लड़के की माँ बोली, बस महीने के 30,000 कमा लेता है, लेकिन समय के साथ साथ सैलरी भी बढ़ जाएगी। भगवान का करम है कि 100 गज का अपना
मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि शीतल जो सामने बैठी थी यह एकदम उछल पड़ी। उसके चेहरे के बदलते भाव सबने देखे थे। चाय का कप फटाक से मेज पर रखते हुए वहां से उठी और अंदर कमरे में चली गई। बिमला को समझ हो गया कि शीतल को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके सपने ऊंचे थे। लड़की वाले कुछ देर तक तो बैठे रहे। सुधा ने इन सब के सामने खाना लाकर रखा तो खाना खाकर खामोशी से चले गई। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। एक मोटरसाइकिल पर तीनों बैठकर आए थे। कितना बुरा लगेगा मुझे जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगी। मुझे किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 100 गज के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है और वैसे भी इतनी साधारण शकल और सूरत वाला लड़का मुझे तो देखकर घिन आ रही है। शीतल ने नफरत से कहा था। बिमला को बुरा तो लगा लेकिन सुमित और बेटी के आगे कुछ बोलना उसे ठीक ना लगा। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, इनकार कैसे करूं, बिमला ने परेशानी से कहा। शीतल कुछ देर तो सोती रही। सुधा उसके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही वह बोली, अपनी सुधा का रिश्ता कर दे उस लड़के के साथ। वैसे भी दोनों की शकल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। ना वह किसी काम का और ना ही यह। रोटियां थेप कर उसके सामने रखती रहेगी, वह कमा कर लाता रहेगा। उन दोनों उसी में खुश रहेंगे। आपको एक बोझ तो कम हो ही जाएगा। हम तो वैसे भी अपनी नौकरी वाले हैं, आपको क्या टेंशन है। शीतल ने बात खत्म कर दी थी जबकि सुधा फटी फटी आंखों से अपनी बहन की ओर देख रही थी। वह उसके बारे में किस तरह बात कर रही थी, लेकिन बिमला को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने अच्छे रिश्ते से वह हाथ धोना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन उसने फोन करके रिश्ते के लिए हामी भर ली। लेकिन उन्हें बता दिया कि उनकी बड़ी की बजाय छोटी के लिए लड़के का रिश्ता पसंद आ गया। लड़के वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें तो सुधा ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि वह सुगढ़ और खामोश स्वभाव की थी। कुछ ही दिनों में घर में शादी के हंगामे जाग उठे। बिमला के शादी के खर्च के लिए शीतल और बाकी बेटियों से पैसे मांगे, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। माँ, क्या जरूरत है सुधा की शादी पर इतना खर्च करने की। वैसे भी उसे कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूते की। सस्ते में 2-3 जोड़े लाकर रख देना और घर में जो बर्तन उपयोग नहीं होते वह डिब्बों में बंद करके रख देते हैं। काम चल जाएगा, शीतल ने आराम से कहा। मगर बिमला को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके खुद के पास तो 1 रुपया भी ना होता था। घर का सारा खर्च भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। सुधा के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत इच्छाएं थी, मगर इन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया। दहेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर डिब्बों में बंद करके रख दिए गए। एक सोने का सेट बाहर से मंगवाया गया जो इतना हल्का था कि उठाते ही टूट जाता। सुधा को अपने कपड़े जूते खुद खरीदने की बहुत इच्छा थी, मगर शीतल खुद ही बाजार गई और सस्ते सस्ते 2-3 जोड़े ले आई। अरे, यह मेरी अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा है जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। यह भी सुधा के दहेज में रख देते हैं। शीतल ने कई बार के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी उसके सूटकेस में रख दिए। सुधा यह सब कुछ खामोशी से देखती रही। वह माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आए तो दूल्हे वालों ने यह कहकर माफ़ी मांग ली कि शादी का जोड़ा वह लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लड़की वाले लहंगे अपनी मर्जी से पहना दे। शीतल ने सुना तो उसके तन बदन में आग लगी। अब 10-15 हज़ार का लहंगा लाकर पहनाओ इस महारानी को। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, वह गुस्से से चिल्लाने लगी। बिमला की आंखों में बेबसी से आंसू आ रहे थे। जब शीतल ने देखा कि माँ के दिल में उसका महत्व कम हो रहा है तो वह फटाफट छोटी निधि को साथ लेकर बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था। सुधा को उसने झूठ बोला कि यह लहंगा वह खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले सुधा के लिए अच्छी गिफ्ट लेकर आए थे। उन्होंने हाल में शादी करने को कहा, मगर शीतल ने मना कर दिया। घर से ही विदाई हो गई। उसके आदेश के आगे भला कौन मना कर सकता था। सादगी के साथ सुधा ब्याह कर आर्यन के साथ उसके घर चली गई। आर्यन अच्छा और सीधा इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि सुधा की शादी की सारी खुशियों को पूरा कर सके और सुधा भी लालची लड़की ना थी। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ भगवान का धन्यवाद किया था। आर्यन की सूरत सुधा को खुशियों के एक नई दुनिया मिल गई थी। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। 100 गज के उस छोटे से घर में आर्यन को सुधा को रानी बनाकर रखा था, लेकिन उसकी सैलरी मामूली। घर के खर्चे पूरे करते करते महीने के अंत तक सुधा बेहाल हो जाती। अक्सर ऐसा होता कि राशन खत्म हो जाता, बिल भरने वाले होते और कर्जदार दरवाजा बजाते रहते, लेकिन सुधा और आर्यन के पास उन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी ना होती। लाचार होकर वह दोबारा से सैलरी आने का इंतजार करते रहते, लेकिन सुधा कभी शिकायत अपने होठों पर ना लाई थी। इन्हीं
दिनों सुधा बिमला से मिलने घर आई तो घर में असाधारण हंगामा सा था। माँ, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? सुधा ने पूछा, क्योंकि उसकी सारी बहनें खूब तैयार हुई थी। खुद बिमला ने भी एक अच्छा जोड़ा पहन रखा था। अरे हाँ भाई, वह सुमित का रिश्ता तय कर रही है ना। आज लड़की वाले हमसे मिलने आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत अमीर फैमिली है। अपनी शीतल ने रिश्ता देखा है, बिमला ने कहा। सुधा खामोश हो गई, उसे किसी ने बताया तक न था। तभी अंदर से शीतल और निधि बाहर आई। उसके साथ छोटी बहन पूजा भी थी। सुमित के रिश्ते वाले आ रहे हैं, शादी की शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं। शीतल ने आगे बढ़कर एक बहुत सुंदर जोड़ा माँ के सामने रखा। यह पूरे 10,000 का जोड़ा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। शीतल निधि से कहा। मैं निधि ने भी अच्छी जल्दी से सोने के कंगन निकालकर माँ के हाथों में पहना दी। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी। यह सोने के कंगन मैं आपके लिए बनवाए हैं। छोटी पूजा ने भी बहुत ही महंगे कश्मीरी शॉल बिमला की गोद में रख दी। बिमला इन सारी चीजों को देखकर खुश हुए जा रही थी, जबकि सामने बैठी सुधा शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी नज़र अपने पैरों में मामूली सी चप्पल पड़ी। साड़ी भी उसने पुरानी किसी भी पहन रखी थी। उसके पास तो माँ को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। शीतल ने उसे देखा तो मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली, तुम कुछ नहीं दोगी माँ को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर वाली हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई गिफ्ट माँ के लिए आते समय ले आया करो। अरे ज़्यादा नहीं तो 1 किलो फली ले आया करो। पता है तुम्हारा पति थोड़ा गरीब है। शीतल की बात पर सुधा का दिल कट कर रह गया। सभी बहनें उसका मजाक उड़ा रही थी। सुधा का भी जी चाह रहा था कि आप सब तो अपनी अपनी कमाई से माँ को तोहफे दे सकते हैं, जबकि उसे ना पढ़ने दिया और ना ही नौकरी करने दी, तो उसके पास भला पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन वह हमेशा की तरह डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी। आज भी खामोशी सी हो गई। घर में तैयारी जोरों पर थी। सुधा के आते ही उसके बाकी बहनों ने जैसे सुकून की सांस ली थी। माँ, मुझसे तो यह खाने बनाई नहीं जा रहे। सुधा से कहे वहीं बना दे। इसे प्रैक्टिस है, निधि ने कहा। सुधा बिमला के कहने पर खामोशी से किचन में चली गई। सुमित के ससुराल वालों ने शाम को आना था। सुधा निधि ला कर सबके लिए खाना तैयार कर दिया। शाम में जब मेहमान ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो सारी बहनें लड़की वालों के आसपास जमा हो गई थी। बहुत खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी ने दबोच लिया। इस होलिये में अंदर जा रही हो? सबको लगेगा कि काम वाली हो तुम। अपने कपड़े देखें कि किस 3rd क्लास बाजार से खरीद कर लाई हो। कम से कम इंसान थोड़ी दूसरों की हैसियत का ही ख्याल कर लेता, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही सोच लो। शीतल ने कहा। उसके बाजू दबाते हुए गुस्से में कह रही थी। सुधा ने घबरा कर अपने कपड़े देखे। वह पहले ही अच्छे नहीं थे और किचन में काम करने के बाद उसका हुलिया और ज़्यादा खराब हो गया था। अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना कहीं रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए, शीतल ने डांटा और अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। सुधा की आंखों में आंसू आने लगे। घर की खुशियों भी अब वह लोगों से शामिल करने से बच रही थी। वह वहीं किचन में बैठ गई। अंदर कमरे से बातें और हंसी की आवाज़ आती रही। लड़की वाले सुमित को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी शादी करने के लिए जोर दिया। सुधा किचन में खड़ी सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। खाने के बाद चाय कॉफ़ी का दौर चला। वह भी सुधा ने ही बनाई। जब मेहमान विदा हुए गए तो सुधा खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। अरे आर्यन, तुम आ गई? बिमला के दरवाजे से अंदर आते आर्यन को देखकर कहा। उसे देखते ही शीतल टोक वहां से चली गई। बाकी बहनें भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अपने गरीब बहनों को इज्जत देने को कोई तैयार नहीं था। आर्यन को शर्मिंदगी सी होने लगी। सुधा जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई। उसके हालात देखकर पहले तो आर्यन चौंका। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी है? उसने पूछा। सुधा ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। बिमला से मिलकर सुधा चुपचाप अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वह चुप रही और घर आकर भी आर्यन ने महसूस किया कि सुधा तो ज़्यादा ही चुप है। क्या बात है सुधा, तुम इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आर्यन ने प्यार से कहा तो सुधा कुछ पल तो सुनी रही, फिर उसने हिम्मत कर ली और फिर आर्यन को बता दिया कि सुमित भाई की शादी तय हो गई। 15 दिन बाद उनकी शादी है। ऐसे में सारी बहनें ही माँ और सुमित भाई को कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं। सुधा की बात पर आर्यन एक पल के लिए चुपचाप हो गया। तुम्हें पता तो है सुधा, ऑफिस की हालत खराब चल रही है। नौकरी से तो मुश्किल से इतनी सैलरी मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते। माँ की दवाइयाँ, बाबूजी के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा करना, यह सब कुछ सैलरी से ही तो होता है। ऐसे में महंगा गिफ्ट देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आर्यन ने के अंदर शर्मिंदगी सी थी। सुधा घबरा गई। वो आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वह कितना अच्छा था और उसका कितना
ख्याल रखता था। ऐसे में ऐसी फरमाइशें करके सुधा उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सुधा ने बात दूसरी ओर घुमा दी और थोड़ी देर के बाद वह दोनों आपस में खुशी खुशी कोई और बात कर रहे थे। मगर सुधा दिल दिल में सोच चुकी कि कैसे सुमित की शादी पर अपनी और आर्यन की बेइज्जती नहीं करवानी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बिमला रोज ही फोन करके सुधा को घर बुला लेती। सुमित की शादी धूमधाम से करने का फैसला किया था। शीतल, निधि और पूजा तीनों ने अपने लिए बहुत सुंदर और महंगे ब्रांडेड जोड़े ऑर्डर किए थे। बिमला के लिए भी उन लोगों ने बहुत महंगे कपड़े मंगवाए थे। शीतल हर चीज इतरा कर सुधा को दिखाती रही। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या खरीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़े ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा प्रेस करके रख दूंगी। वह तुम्हारे नए कपड़े से भी काफी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना, शीतल नाक चढ़ाकर कहती, जबकि सुधा उदास हो जाती। बेइज्जती करने में सबसे पहले तो उसकी बहनें ही आगे रहती। भला बाकी किसी की क्या जरूरत थी कि उसके पहने कपड़ों पर आपत्ति करता, लेकिन उसकी बहनें यह बात समझती तब ना घर के कोई काम पैसा निकाल कर उसे देने को तैयार रही थी। वह उनकी ही बात सुना करता था। आज भी उसे दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें उसके आसपास घूमती हुई हंसी मजाक कर रही थी। सुधा साफ तौर पर महसूस कर रही कि दूसरी बहनें अगर सुमित से कुछ पूछें तो वह मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन सुधा की बात पर वह बड़ा सा मुंह बना लेता। अरे, आर्यन भाई नहीं आए क्या? आखिरकार सुमित ने पूछा ही लिया। आ जाएंगे। वह टंटपंजिया भी अपनी मोटरसाइकिल फटता हुआ। वह कौन सा लैंड क्रूजर में आ रहा है जो तुम्हें उसका इंतजार है? निधि ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो सभी जोर से हंस पड़े। सुधा को बहुत शर्मिंदगी सी होने लगी। सुमित को दूल्हा बना दिया गया। बारात निकलने का समय आया तो आर्यन भी अपने घर वालों के साथ आ पहुंचा। शादी हॉल पास ही था जहां लड़की वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शादी हॉल पहुंचे ही कि लड़की वालों ने शानदार तरीके से उनका स्वागत किया। सुधा खामोशी से सबसे पीछे चल रही थी। वह इतनी अमीर लोगों का हिस्सा लगती ही ना थी। फेरों के बाद सुमित को दुल्हन के बराबर ले जाकर बैठा दिया गया। शीतल, निधि और पूजा महंगे कपड़े, मेकअप से लिपि पोते चेहरे के साथ बड़े गर्व से बैठी थी। बिमला भी महंगा जोड़ा पहना साथ बैठी थी। सब रिश्तेदार उनके आसपास जमा थे। सबका रे पर फोकस स्टेज की ओर था। ऐसे में शीतल एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। सुमित हमारा 4 बहनों का इकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी जिंदगी बनाने से पहले उसकी शादी करने का फैसला किया था। आज सुमित की शादी हम पर सब बहनें उसे गिफ्ट देना चाहते हैं। शीतल की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी स्टेज की ओर देखने लगे। उसका सुधा को भी अंदाजा न था। यह अंगूठी सुमित के लिए। अंगूठी निकालकर सुमित की ओर बढ़ाई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गई। यह अंगूठी हम तीनों बहनों की ओर से, शीतल ने प्यार से कहा। तभी एक रिश्तेदार बोला, अरे तो सुधा ने क्या दिया? तुमने उनका नाम तो नहीं लिया? रिश्तेदार की बात पर शीतल ने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट भी कर गई। हाँ सुधा, तुम और आर्यन सुमित के लिए क्या लेकर आए? आखिर तुम इकलौती बहन हो जो शादीशुदा हो और आर्यन इकलौता बहन हुई है। कुछ ना कुछ तो तुम लोगों को भी सुमित को भी देना ही चाहिए ना। सुधा की तीनों बहनें मजाक उड़ाने वाले अंदाज में इसकी ओर देखती रही जो सामने खड़ी थी। अरे, इसकी इतनी हैसियत कहाँ कि यह सुमित को कुछ दे? उसकी तरफ ज्यादा मत देखो, कहीं कुछ मांगने ना लग जाए। कभी कह दे कि इस महीने के राशन के पैसे नहीं है, पैसे दे दो, या बिजली का बिल भर दो। निधि की बात पर सब हंसने लगे। सुधा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ठीक उसी पल आर्यन उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। सुधा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सुमित, मैं तुम्हारी इकलौते बहन हूँ। मैं और सुधा तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं, आर्यन मुस्कुराकर कहा और सुधा को देखकर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की ओर देखने लगे। सुधा और आर्यन ने आगे बढ़कर एक लिफाफा सुमित की ओर बढ़ा दिया। सुमित ने हैरान होते हुए सुधा और आर्यन की ओर देखा, जबकि उसकी पत्नी आरती भी हैरान हो रही थी। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि सुधा और आर्यन किसी काम के नहीं और ना उनसे किसी चीज की उम्मीद रखी जा सकती है। सुमित लिफाफा खोलकर देख रहा था। अंदर से कश्मीर में घूमने फिरने का 7 दिन का टूर प्लान निकला। यह उनका हनीमून पैकेज था जो आर्यन ने उन्हें गिफ्ट में दिया। सुधा और आर्यन मुस्कुरा रहे थे, जबकि सुधा की तीनों बहनों के मुंह हैरत के मारे खुला रह गए। सभी फटी फटी आंखों से उन दोनों की ओर देख रहे थे। ऊपर में यह सबसे शानदार उपाय था, क्योंकि यह सुमित की दुल्हन को भी बहुत पसंद आया था। वह बहुत ही खुश होकर अपनी इस नंद को देख रही थी जिसे उसके दिल की बात कर दी थी। आरती ने प्यार से सुधा कहा माँ और उसे कहने लगी, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी सब ने सुमित को गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचते हुए गिफ्ट दिया। आपने वह गिफ्ट दिया जिससे मुझे
अच्छा लगे मेरे दिल में सारी जिनकी आपकी इज्जत बढ़ गई। इससे धीमी से कहने पर सुधा मुस्कुरा दी, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें बुरी तरह से जल भुन गई। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि आखिर सुधा और आर्यन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने इतना महंगा गिफ्ट दिया। सभी रिश्तेदार सुधा और आर्यन की तारीफें कर रही थी। सुधा अच्छी तरह जानती थी आज उसने अपनी भाभी के दिल में जो जगह बना लिया, अब जिंदगी भर मायके में उसका सम्मान बढ़ गया। जबकि आरती अपनी बाकी तीनों नंदों को उनके घमंड के बहरे स्वभाव के कारण नफरत भरी नजरों से देख रही थी। शादी की बाकी रस्में पूरी होने लगी तो शीतल और उसकी बाकी दोनों बहनें लपक कर सुधा के पास आई। बड़ी चालाक हो तुम, कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? सच सच बताओ, हमारे घर से पैसे चुराए थे? शीतल ने कहा तो सुधा मुस्कुरा दी। आप सारी जिंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन आप यह भूल गई कि जिसे भगवान पर विश्वास होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे पता था सुमित की कोई ना कोई गिफ्ट देना जरूरी है। मैंने काफी समय हुआ और शाम में ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। ट्यूशन के पैसों से मैं कमेटी डाल रखी थी। कमेटी बड़ी थी, मैंने बात करके इस बार कमेटी उठा ली और उन्हीं पैसों से सुमित के लिए हनीमून का पैकेज लाई। मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे भाई और भाभी की खुशी में ही मेरी खुशी है, सुधा मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसके बाकी तीनों बहनों का रंग नफरत के मारे काला पड़ रहा था। आर्यन खाने की प्लेट लिए सुधा के पास आए। यहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से खाना खाओ। पता तो है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है, वह उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से कह रहा था। शीतल और निधि उसे देखते रह गई। उन्हें आज पता चला कि सुधा गरीब होने के बाद भी इतना खुश क्यों रहती है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और लाली क्यों बिखरी रहती है, क्योंकि उसे पति का प्यार जो इन तीनों में फिलहाल उसी को प्राप्त हुआ था। सुधा और आर्यन हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आर्यन खाने का चम्मच बार बार कर सुधा के मुंह में डाल रहा था, उसे प्यार से बात कर रहा था, जबकि उसके बाकी तीनों बहनें अपने महंगे कपड़े और जूते के साथ खाली खड़ी थी। सुमित भी अपनी पत्नी के साथ उन्हें बिल्कुल भूल चुका था। सुधा की बहनों को एहसास हो रहा था कि वह जो जिंदगी भर रुपए पैसे की चमक देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही थी, आज सुधा के मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं।